रिकॉर्डिंग आ भी गए हैं बहुत सारे लोग। चलिए, तो यहां से ये सभी बातें आपने देखा था। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में हुआ क्या था कि मान लो अगर ये आपका बैटरी था पहले, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया था कि एक बाहर से हम लोगों ने बोला कि रजिस्टेंस आर लगा दिया। तो देखो, जो बैटरी डिजाइन किया गया था, इस बैटरी का कैपेसिटी ऐसे डिजाइन किया गया था कि ये ई नाम का ईएमएफ प्रोवाइड करे। लेकिन आप यहां खुद देख रहे हो कि ये जो बैटरी है, ये पूरा का पूरा ई इसको नहीं दे पाएगा। अगर यहां से आई नाम का करंट यहां से इस प्रकार से निकला है, तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस ई को खाने वाले की अगर बैटरी कोई बोलेगा तो पूरा का पूरा बैटरी तो ये दोनों कंबाइन करके है। तो इस ई के बारे में बोला जाएगा, पहले अगर किरचॉफ्स लॉ पढ़ लेंगे तो सीधे सीधे लिख भी सकते हैं। अभी किरचॉफ्स लॉ अगला टॉपिक है, तो अभी के लिए क्या लिख सकते हैं कि इस ईएमएफ ई को खाने वाले दो लोग हैं। एक अपना ये वाला बैटरी है बड़ा वाला, एक ये है, और एक छोटा वाला जो रेजिस्टेंस है आर। तो दोनों के दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, इस कुल पोटेंशियल को खा रहे हैं। तो ये आपका ई बड़े वाले का भी छोटे वाले का क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आई करंट जा रहा है तो आई इंटू आर, तो इसी को हम लोग बोलते हैं V इक्वल टू ई माइनस आई आर, कि टोटल इसका देने का कैपेसिटी पोटेंशियल डिफरेंस ई था। जो इसका क्या है, जो इस बैटरी का सच में कैपेसिटी है वो। लेकिन ये दे कितना पाया है, केवल और केवल इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर पाया। उसका रीजन क्या था कि कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अपना इंटरनल रेजिस्टेंस ही रख लिया। और यहां से अगर कभी जरूरत पड़े आई, तो आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई, ये दोनों किसके बराबर है, तो ये दोनों तो अपना किस में है, तो ये दोनों अपना सीरीज में है। और एक बात इसको नोट डाउन करके भी लिख सकते हैं कि कौन सी बात, कि एक्सटर्नल या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस से ही लिखे तो भी दिक्कत नहीं है। क्या बोला जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इन सीरीज विथ द एक्सटर्नल सर्किट। देखो, एक्सटर्नल सर्किट कुछ भी रहा हो, जो एक्सटर्नल का अपना सर्किट है वो आपका कुछ भी रहा हो, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो ऑलवेज क्या होगा, वो ऑलवेज रहेगा सीरीज में किसके साथ, वो ऑलवेज सीरीज में रहेगा आपका एक्सटर्नल सर्किट के साथ। मान लो बाहर का हिसाब किताब पहले कर लीजिए, उसके बाद जो एक्सटर्नल सर्किट होगा, अभी प्रॉब्लम्स करेंगे तो देखेंगे भी, वो हमेशा क्या होगा, सीरीज में ही रहेगा। कि बाहर का पूरा हिसाब हो गया, क्योंकि ये तो हमेशा इसके साथ ही है, ये इससे कभी अलग नहीं हो सकता। तो ये इसकी कहानी है। दो फॉर्मूला मेन है, एगो आई इक्वल टू इतना, दूसरा भी इक्वल टू ई माइनस आई आर। इसके ऊपर बहुत सारे सवाल ऑलरेडी बने हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या क्या किया जाए, शुरू किया जाए। चलिए लिख लीजिए जो लोग आए हैं लेट से। तो दोनों ही बात बहुत ही बेसिक बात है, सिंपल सा बात, बार बार एक ही बोला जा रहा है कि ईएमएफ मतलब क्या क्षमता था, कितना दे सकता था। सिंस हर बैटरी के पास इंटरनल रेजिस्टेंस आर होता है, तो कुछ क्षमता का जो कुछ हिस्सा है, जो आई आर हिस्सा है, वो अपना खुद का आदमी खा गया। इसीलिए बाहर वाले को ये केवल कितना दे पा रहा है कि ई माइनस आई आर इसके बराबर ही दे पा रहा है। इसीलिए इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, कि बाहर का आदमी तो हमेशा समझेगा कि इस बैटरी का कैपेसिटी कितना, इस बैटरी का कैपेसिटी इतना के ही बराबर है। तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल कैपेसिटी बैटरी का जब वो सर्किट में आएगा उस समय। तो शुरू किया जाए इससे आगे। चलिए कर लीजिए कॉपी, बहुत बातें नहीं है जी, कितना तो पहले ही पिछले क्लास में ही सब लिखा हुआ होगा, बस उसी को रिवाइंड किया जा रहा जहां पे खत्म किया गया था। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन शुरू कीजिए। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, क्या कि इफ अ
4 volt battery with internal resistance 0.5 ohm is connected with a resistance of 7.5 ohm, then the terminal potential difference across the cell will be। पहला बोला जा रहा है कि 3 वोल्ट, दूसरा बोला जा रहा है 3.5 वोल्ट, उसका अगला बोला जा रहा है 3.75 वोल्ट, सबसे लास्ट बोला जा रहा है 4 वोल्ट। बताइए कौन सा सही हो रहा है? तो यहां पे अगर देखा जाए तो देखिए यहां पे क्या बोला गया है कि इस बार जो कनेक्शन किया गया है, तो यहां पे कनेक्शन किया गया है सबसे पहले तो बाहर से एक रजिस्टर R जो है एक्सटर्नल, उसका वैल्यू दिया हुआ है कि 7.5 ओम इसके बराबर है। यहां से एक सेल को कनेक्ट किया गया है और इस सेल का जो ईएमएफ दिया गया है, ई, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ईएमएफ ई का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 4 वोल्ट के बराबर दिया हुआ है, और उसके बगल में जो अपना सेल का खुद का रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस आर का वैल्यू जो दिया हुआ है वो किसके बराबर दिया हुआ है? 0.5 ओम इसके बराबर दिया हुआ है। अब यहां से देखिए अगर इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा तो I इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए? तो I इक्वल टू होना चाहिए R डिवाइडेड बाई किसके बराबर? सॉरी E डिवाइडेड बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R, इसका वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए I का वैल्यू जो होना चाहिए E डिवाइडेड बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R की, ये दोनों तो सीरीज में ऑलवेज है। अब E का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 4 के बराबर, एक R है 7.5 और दूसरा R है 0.5। यहां से देखिए तो यहाँ पे I का जो वैल्यू आ गया तो वो 4 डिवाइडेड बाई 8, तो 1/2 या 0.5 एम्पियर के बराबर I का वैल्यू आ गया। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपको जैसे मन करे वैसे निकालो। देखो या तो V इक्वल टू क्या हो सकता है कि V इक्वल टू यहां से I करंट जा रहा है तो इस रजिस्टर को जो मिला वही तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो V इक्वल टू I इंटू आर इसके बराबर हुआ, तो I का वैल्यू है 1/2 के बराबर R बड़े वाले रजिस्टर का रेजिस्टेंस जिसको एक्सटर्नल बोला जाएगा, तो 7.5 डिवाइडेड बाई 2, तो 75 का आधा 37 के 3.75 ऐसा होना चाहिए, इसके बराबर आ रहा है। चलिए ठीक है। फिर उसके बाद अगर दूसरा तरीका देखिए तो अपना एक तरीका ये भी है कि V इक्वल टू ई माइनस आई आर इसके बराबर होता है। E है 4 के बराबर, I का वैल्यू 1/2, स्मॉल r का वैल्यू 0.5, 4 माइनस 1/2 इंटू 0.5, इसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? तो यहां से देखिए तो ये भी कितना बोल रहा है? 3.75 वोल्ट ये भी बोल रहा है। तो मेथड कौन सा लगाते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, बैटरी के टर्मिनल्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, उसका वैल्यू या तो E माइनस आई आर कि अगर I नाम का करंट बैटरी से सप्लाई किया जा रहा है, या फिर अगर उस साइड से देखा जाए तो जो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस वही तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, तो V इक्वल टू आई आर से भी निकाल सकते हैं। आपकी मर्जी कौन सा मेथड को इजी पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन किया जाए, तो इसको हटाया जा रहा। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इफ द
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस across a cell of, वैसे भी बाय डिफॉल्ट का मतलब ईएमएफ ही होना चाहिए, सेल ऑफ ईएमएफ 2.1 वोल्ट is 2.0 volt when connected across a resistor of resistance 5 ohm, then the internal resistance of the cell is। तो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के का पूछा जा रहा है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस के सवाल में पहला बोला जा रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो 0.1 ओम इतना का इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए। दूसरा बोला जा रहा है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए वो 0.2 ओम इतना के बराबर इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए। जो अगला बोला जा रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होना चाहिए, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू अगला बोला जा रहा है 0.01 ओम और उसका अगला बोला जा रहा है 0.02 ओम। बताइए कौन सा होना चाहिए? वैसे भी इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत छोटा होता है, तभी तो अभी तक इग्नोर करते आए हैं। और जब इंटरनल रेजिस्टेंस आपको ना दिया हो तब तो आपको काउंट भी नहीं करना है कि जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया है उसकी गिनती ही क्या की जाए। अब देखिए यहाँ पे जो सा भी तरीका लगाना है वो तरीका आपकी मर्जी, आप कौन सा तरीका लगाते हैं। यहाँ से देखिए तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक बैटरी है और बैटरी के बारे में बोला गया है क्या, कि बैटरी के बारे में बोला गया है। इसमें से कोई नहीं आ रहा है क्या? जो आ रहा है आपका वही सही होगा। तो 2.1 वोल्ट इस बैटरी के बारे में बोला गया है कि इसका क्या है, अपना घोषित ईएमएफ है कि इतना ये प्रोवाइड कर सकता है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर का वैल्यू दिया हुआ है तो ये आर का वैल्यू हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया गया जिसका वैल्यू 5 ओम के बराबर था। तो यहाँ पे सूचना क्या दिया हुआ है कि इंटरनल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करने के बाद जो स्थिति बन रहा है वो ये बन रहा है कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस भी आ रहा है, जो इसके टर्मिनल के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने के बराबर आ रहा है, तो 2 वोल्ट के बराबर आ रहा है, ऐसा बोला है। अब भी निकालने का आपने 2 तरीका देखा है कि इस साइड से जो भी का वैल्यू होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, तो I इंटू आर के बराबर की, यही तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। इन दोनों पॉइंट के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होना चाहिए। तो इधर से आपने ऐसे सोचा, अगर इधर साइड से बैटरी साइड से सोचिएगा तो बैटरी साइड से भी इक्वल टू क्या होता है, तो E माइनस आई आर इसके बराबर बैटरी साइड से ऐसा होता है। यहां से भी का वैल्यू बोला गया है 2 के बराबर, आई का वैल्यू, तो आई का वैल्यू तो पता नहीं तो निकाला जाना है। आर का वैल्यू कितना के बराबर है, 5 के बराबर। आई का वैल्यू देखिए किसके बराबर आ गया, तो 2/5 के बराबर आई का वैल्यू आ गया कि इस सर्किट में जो करंट आई फ्लो करता होगा वो इसके बराबर। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो ये 2 के बराबर है। बैटरी का ओरिजिनल ईएमएफ जो ये दे सकता था वो 2.1 के बराबर है, माइनस आई इंटू आर, तो आई का वैल्यू 2/5। ये स्मॉल आर होना चाहिए, यहाँ पे सिंबल्स का ध्यान रखिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर, ऐसा होना चाहिए। ये अगर इसको इधर लाएंगे तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो रहा है, तो 2/5 आर इधर आ गया
तो 2/5R इधर आके अपना क्या बन गया, तो 2/5R इधर आके पॉजिटिव बन गया। 2.1 में से 1 जाएगा तो ये कितना 0.1 के बराबर बच गया। R इक्वल टू देखिए तो ये 0.1 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इसके बराबर बन रहा है। तो 0.1 इंटू 5 तो 0.5 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या होना चाहिए सही आंसर, तो 0.25 ओम इसके बराबर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू होना चाहिए। तो सही आंसर क्या है, 0.25 ओम। जो वैल्यूज गिवन है उसके हिसाब से जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए वो इसके बराबर होना चाहिए। तो कोई इसमें हाई जो आपने जिस लेवल का सर्किट सॉल्व कर रखा है उसके हिसाब से तो ये बहुत ही इजी बात है कि इतना कम रजिस्टर इतना कम सिचुएशंस है। तो यहाँ पे कैपेसिटी जो दे सकता था वो इतना था, जो दे पाया वो कितना के बराबर है, तो जो दे पाया वो दो तरीका से, एक तो इस साइड से सोचे तो टोटल भी जो आपका दे पाया है I इंटू आर, अगर इस साइड से सोचे यहां से सोचे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस वही है, और अगर इधर से सोचे तो ई देने वाला था अपना इंटरनल रेजिस्टेंस कितना खा गया, तो I इंटू आर खा गया, तो दे कितना पाया, तो ये दोनों जो होना चाहिए एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। यही एक जगह भी का यहाँ पे लिखा गया है और दूसरे जगह यहाँ पे लिखा गया है, ये बात है। तो चलिए आगे बढ़ा जाए, हो गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि व्हेन अ सेल इज कनेक्टेड with a 2 ohm resistor, the current drawn is 2 ampere. Now the same cell is connected across a 9 ohm resistor. The current drawn is 0.5 ampere. Then the internal resistance of the cell, पहला बोला जा रहा है 1 ओम, दूसरा बोला जा रहा है 1/2 ओम, तीसरा बोला जा रहा है 1/3 ओम, और सबसे लास्ट बोला जा रहा है 1/4 ओम। तो इस तरीके का भी क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछा गया है मल्टीपल टाइम्स, जिसमें दो सिचुएशन दिया हुआ। देखिए सिचुएशन 1 में क्या बोला है कि ये अपना एक बैटरी है, सेल है तो ईएमएफ तो होगा ही, इंटरनल रेजिस्टेंस का चर्चा किया है तो मानेंगे कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। अगर चर्चा नहीं किया होता तो नहीं मानते कि यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ होगा। अगर चर्चा किया है कि आइडियल सेल में तो जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ है नहीं जब आइडियल है। और इसको जीरो मानने का एक तरीका यह भी है कि बाहर का रेजिस्टेंस जो होता है टिपिकली बहुत बड़ा होता है, कि 100 ओम 200 ओम 500 ओम, और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम आधा ओम, तो बाहर के तुलना में इग्नोर भी कर सकते हैं। तो जब ना बोला हो तब इग्नोर ही किया जाता है, लेकिन यहां तो बोल दिया है कि रेजिस्टेंस R इक्वल टू जब 2 ओम है तब यही बैटरी जिसका ईएमएफ E था और इंटरनल रेजिस्टेंस R था, तो केस 1 में है तो R1 मान लेते हैं। तो केस 1 में जो ये करंट दिया होगा I1, तो सोर्स कितना है, तो सोर्स है अपना ईएमएफ E का बैटरी, और ये दोनों एक्सटर्नल के साथ तो इंटरनल हमेशा सीरीज में है, तो ये क्या होना चाहिए R1 प्लस R इसके बराबर। यहां से देखिए I1 का वैल्यू, तो I1 का वैल्यू बोला है 2 के बराबर। E नहीं पता है तो E को ऐसे ही छोड़ दीजिए।
R1 भी बोला है 2 एम्पियर का ये 2 ओम का रजिस्टर है, 2 एम्पियर का करंट दे रहा है, तो ये I1 का वैल्यू भी बोला है कि 2 एम्पियर के बराबर है। तो 2 + R इसके बराबर सिचुएशन 1 में ऐसा हो गया। सिचुएशन 2 में क्या बोला गया है कि रजिस्टर को बदला गया। सिचुएशन 2 में बोला गया कि रजिस्टर को बदला गया है और अब की बार जो रजिस्टर आया है वो 9 ओम का रजिस्टर अब की बार आया है। तो अगर 9 ओम के रजिस्टर के साथ कनेक्ट किया गया है तो इस सिचुएशन में क्या बोला गया कि 9 ओम के रजिस्टर के साथ जब कनेक्ट किया गया इसी बैटरी को, तो ये तो बैटरी का अपना प्रॉपर्टी है, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस कोई बदलने वाला प्रॉपर्टी तो है नहीं, तो ई और आर ऐसा होना चाहिए। इस केस में सिचुएशन 2 में जो करंट का वैल्यू होना चाहिए I2, तो ऊपर में सोर्स का कैपेसिटी तो वो तो आज भी ई के बराबर है। नीचे में देखिएगा तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में होते हैं, तो R2 + R इसके बराबर आया। I2 का वैल्यू देखिए यहाँ पे, तो I2 का वैल्यू किसके बराबर, I2 भी गिवन ही है तो उसका भी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो I2 का वैल्यू अगर देखिएगा तो 0.5 गिवन है, तो I2 अगर 0.5 गिवन है तो कैलकुलेशन में हमारा इजी होगा। तो 0.5 का मतलब हमेशा 1/2 होता है, तो I2 का वैल्यू 1/2 हो गया। यहाँ पे ई ठहरा ई, इसको ई छोड़ दीजिए, ये 9 + R इसके बराबर। अब देखिए यही बोला गया, दो सिचुएशन आपको देगा, दो सिचुएशन से दो इक्वेशन बनेगा, दो इक्वेशन है और दो अननोन है। ई का वैल्यू पूछे तो ई भी निकल जाएगा, आर का वैल्यू पूछा है तो आर भी निकल जाएगा। जिससे जिसका रेशियो लेना है उसको रेशियो ले लीजिए। तो 1 को डिवाइड कर दे रहे हैं किससे, तो 1 को डिवाइड कर दे रहे हैं, 1 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से। तो 1 में ऊपर में ठहरा 2, तो यहाँ पे 2, नीचे में देखिए 1/2, तो ये हो गया 1/2। 1 का एक्सप्रेशन देखिएगा तो E डिवाइडेड बाई किसके बराबर, तो E डिवाइडेड बाई 2 + R इसके बराबर है। 2 का एक्सप्रेशन देखिएगा तो E डिवाइडेड किसके बराबर है, तो वो E डिवाइडेड बाई 9 + R इसके बराबर है। यहां से देखो E और E सीधे कैंसल हो गया। अब इससे एक स्टेप आगे बढ़े तो 2 × 2 किसके बराबर, तो 4 यहाँ पे ऐसा हो गया। उसके सामने देखिएगा तो 9 + R सबसे ऊपर चला गया और नीचे में क्या बच गया, नीचे में 2 + R ऐसा बच गया। अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मल्टीप्लाई करके देखिए 8 + 4R यहाँ पे बचा, जो 9 + R इसके बराबर हुआ। 4R में से इधर लाके R को घटाइएगा तो 3R के बराबर, 8 9 में से वहां जाके सब्ट्रैक्ट होगा 1 के बराबर। R का वैल्यू देखिए तो 1/3 ओम के बराबर इस बैटरी का क्या रहा होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस रहा होगा। तो आपको दो सिचुएशन दिया था, पहली बार इससे कनेक्ट किया तो इतना करंट, दूसरी बार इससे कनेक्ट किया तो इतना करंट। इसी मेथड का यूज करके अननोन बैटरी का प्रॉपर्टीज निकाला जा सकता है। मान लो एक बार स्मॉल r अगर मिल चुका है, पूछा नहीं है इसीलिए, अगर एक बार स्मॉल r मिल चुका है तो E = किसके बराबर होना चाहिए, तो 2 × 2 + R इसी के बराबर तो E का वैल्यू होना चाहिए। स्मॉल r तो आप निकाल चुके हो, तो 2 × 2 + 1/3 कितना होना चाहिए, 5/3 होना चाहिए। तो इसका बैटरी के लिए देखिएगा तो ईएमएफ बैटरी का कितना, 10/3 वोल्ट। अगर पूछा होता तो, अगर स्मॉल r निकल गया है तो ई तो ऑलवेज निकल सकता है, मन करे तो इस एक्सप्रेशन में डालिए या फिर मन करे तो इस एक्सप्रेशन में डालिए, दोनों में से जिसमें डालना है तो वहां पे आपको ई का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो ये किसके आधार पे था, दो सेल का मतलब दो सिचुएशन था, एक बार ये रजिस्टर कनेक्टेड है और एक बार ये रजिस्टर कनेक्टेड है, तो क्या होना चाहिए इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, हटाया जाए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इफ a student plots the terminal potential difference
graph with the then with the current, चलिए करंट के साथ ही करते, एक मिनट थोड़ा सा छोड़ दिए। then the slope and the intercept of the graph, if E is EMF and R is internal resistance of the cell, कि E जो है वो EMF है, तो पहला बोला जा रहा है कि जो होना चाहिए स्लोप एंड इंटरसेप्ट वो E एंड R होना चाहिए ऐसा। दूसरा बोला जा रहा है कि R और E होना चाहिए ऐसा। उसका अगला बोला जा रहा है -R एंड E होना चाहिए ऐसा। सबसे लास्ट बोला जा रहा है -R एंड -E होना चाहिए। बताइए कौन सा सही हो रहा? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले, बहुत पहले बताया गया था कि दुनिया में एक ग्राफ होता है जिसको स्ट्रेट लाइन बोला जाता है, और उसका इक्वेशन जो होता है वो y इक्वल टू mx प्लस सी होता है, जिसमें ये बोला जाएगा कि दो वेरिएबल होता है। तो y जो है इसको बोला गया था कि यह है अपना डिपेंडेंट, कि समय के साथ इसका वैल्यू बदलेगा, और x जो है वो होता है हमेशा इंडिपेंडेंट, कि x का वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू हमको मिलेगा, ये ऐसा होगा। यहाँ पे जो x के बगल में होता था तो m को क्या बोलते थे हम लोग? स्लोप बोलते थे, और जो अकेला होता था उसको हम लोग इंटरसेप्ट बोलते थे। तो देखो स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों ही पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए इंटरसेप्ट बोलते किसको है? तो y एक्सिस को जहां पे काटता है ना उसी को इंटरसेप्ट बोला जाता है। ये है आपका इंटरसेप्ट C, कि y एक्सिस को जहां पे इसने काटा तो वो वाला पॉइंट क्या है? तो वो वाला पॉइंट कहलाता है आपका इंटरसेप्ट, कि ये वाला जो है ये वाला पूरा दूरी को इंटरसेप्ट बोला जाता है। ये थीटा को स्लोप बोलते हैं, ये बात जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है और स्लोप भी पॉजिटिव है। ऐसा किसी दिन हो सकता है कि किसी का ग्राफ कैसा हो, किसी का ग्राफ ऐसा हो। यहाँ पे देखिए जो अगर इंटरसेप्ट देखो तो नीचे की ओर वो भी निगेटिव, और थीटा देखो तो वो भी 90 से ज्यादा तो वो भी निगेटिव। तो ऐसा हो सकता है एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव, टोटल 4 कॉम्बिनेशन। कि जब दोनों पॉजिटिव निगेटिव हो सकते हैं तो ऐसे 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि एक ग्राफ प्लॉट किया गया है किन लोगों के बीच में। तो ग्राफ की ओर जाने की जरूरत भी नहीं है सच में। एक ग्राफ प्लॉट किया गया है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैसे बदल रहा है जैसे जैसे बैटरी से पास होने वाले करंट को विड्रॉ किया जा रहा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहां से देखिए हम लोगों का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल टू, तो देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी बैटरी का प्रॉपर्टी नहीं हो सकता, क्योंकि बैटरी की तरफ से प्रोवाइड किए जाने वाली चीजें तो कांस्टेंट होती है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? कि बैटरी से कितना करंट खींचा जा रहा है, और बैटरी से कितना करंट खींचा जा रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? तो बाहर से कितना रेजिस्टेंस लगाया गया है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R और इस बैटरी से निकलने वाले करंट I का प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये और ये तो
कोई सा भी बैटरी रहे सबके लिए इन दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर ही रहना है। तो V इक्वल टू किसके बराबर, तो E माइनस आई आर इसके बराबर, ऐसा हो गया, स्मॉल आर होना चाहिए, तो E माइनस स्मॉल आर इसके बराबर यहां पे आ गया। अब यहां से देखिए, तो सबसे पहला बात कि डिपेंडेंट कौन है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंडेंट वेरिएबल है। किस पे डिपेंड कर रहा है, तो सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है उस पे डिपेंड कर रहा है। तो आई क्या है, आई आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इंडिपेंडेंट के बगल में, एक्स के बगल में जो होता है उसी को तो आप स्लोप बोलते हैं। तो यहां के हिसाब से देखिए स्लोप क्या होना चाहिए, स्लोप होना चाहिए आपका माइनस आर के बराबर, कि जो साइन के साथ पुट करेंगे कि m, अगर मान लो इक्वेशन ऐसा भी तो हो सकता है y इक्वल टू 2 माइनस 3x, तो यहाँ का स्लोप कोई पूछेगा तो 3 थोड़े ही है, -3 है यहाँ का स्लोप। वैसे ही e माइनस आई आर, तो यहाँ का स्लोप माइनस आर के बराबर है। और इंटरसेप्ट वो तो पॉजिटिव आ रहा है, तो इंटरसेप्ट किसके बराबर, इंटरसेप्ट जो होगा वो ई के बराबर, ये ऐसा होना चाहिए। अगर लॉजिकली इसको प्लॉट भी करते हैं, मान लो आई इक्वल टू 0 पे किसके बराबर रहा होगा, तो आई इक्वल टू 0 पे देखिए ई के बराबर रहा होगा, ग्राफ ऐसे प्लॉट होगा। तो सच तो बात है, ईएमएफ क्या बोले थे ईएमएफ के बारे में, कि जब कोई करंट बैटरी नहीं दे रहा होता है उस समय जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही तो ईएमएफ है। ईएमएफ क्या है, ईएमएफ एक स्पेशल केस है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का। जब आई इक्वल टू 0 होगा तभी तो क्या बोला गया था कि एक्चुअल कैपेसिटी इतना था, ये कैपेसिटी था कब, जब आई इक्वल टू 0। यहां पे भी आई इक्वल टू 0 पुट कीजिए, आया ना इंटरसेप्ट ई के बराबर, और देखो स्लोप निगेटिव आ ही रहा है, तो स्लोप निगेटिव हुआ, और ये स्लोप और इंटरसेप्ट का वैल्यू ऐसा होना चाहिए। आज से 8-10 साल पहले नीट में ऐसा पूछा था, मैं भी आगे भी पूछ सकता है, इतना कम से कम स्ट्रेट लाइन के बारे में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसका मैथमेटिक्स कम से कम आपको पता है, क्योंकि थ्रू आउट उसके ऊपर तो आप डील करते ही रहते हैं कि हमेशा स्ट्रेट लाइन के बारे में कि स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, ये सब बात, क्योंकि बहुत सारा स्लोप हम लोग पढ़ते हैं, फिर बेसिक इंटीग्रेशन भी तो आता ही है, कि फिजिक्स के लिए उतना फंडामेंटल मैथमेटिक्स आपसे एक्सपेक्ट किया जाता। चलिए अगला क्वेश्चन किया जाए। क्या बोला जा रहा है कि इफ एन registers of resistance R is connected in series with a battery of internal resistance R and EMF E, the current drawn is I. Now the same 10 registers when connected with the battery, पहले n बोल दिया गया है ना, with same resistors when connected with the battery in parallel, the current drawn is 10I. Then the value of
n। पहला बोला जा रहा 20, दूसरा बोला जा रहा है 10, तीसरा बोला जा रहा है 9, सबसे लास्ट बोला जा रहा है 11। क्या लग रहा है आप लोगों को क्या होना चाहिए? सबसे पहले सिचुएशन को समझते हैं कि बोला क्या गया है। देखो, एक बात याद रखो कि अपना बाहर वाला जो सर्किट है उसका हिसाब बाहर में कर दिया जाएगा, जो बाद में बैटरी के साथ बचेगा। कहने का मतलब ये देखिए कि अपना एक रजिस्टर है आर का, दो रजिस्टर है आर का, ऐसा ऐसा 10 रजिस्टर्स हैं केस 1 में, और वो बैटरी से कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये बाहर वाले का हिसाब पहले कर लो, फिर बैटरी से बात करने के लिए आना है कि इस बार स्मॉल आर का वैल्यू आर के बराबर है। ये बात बोला गया है कि बैटरी का भी इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही है, बैटरी का ईएमएफ ई है। ये केस 1 का सर्किट आपका ऐसा है। केस 2 में क्या बोला गया है कि इन्हीं रजिस्टर्स को किसमें कनेक्ट किया गया है? अब की बार इन्हीं रजिस्टर्स को कनेक्ट किया गया है आपका जो सर्किट होने जा रहा है। तो इस तरीके से ऐसा डॉट डॉट 10 ब्रांच होंगे। कितना बनाइएगा? सबसे लास्ट में क्या है? तो बाहर वाले सर्किट का हिसाब हमेशा अलग से होगा। जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बाहर के साथ हमेशा सीरीज में रहता है, ऐसा हमेशा होगा। इस सर्किट को मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं, फिर अगला स्लाइड में उसी को बनाएंगे। तो इस सर्किट को अगर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहां पे 10 नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, तो 10 नंबर अगर सीरीज में रहेगा तो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 10R। वो कैसे कनेक्टेड है? तो 10R इस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस R के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। ये आपका यहां का सर्किट सिंप्लीफाई हुआ। हाँ ठीक है, n है, बाद में आंसर आएगा 10, अभी 10 हो जा रहा है। अगर यहां पे ni लिख देते शुरू में 10 बोल के तो n निकालने के लिए बोला जाता। अब की बार 10 बोला नहीं गया है, यहां पे n बोला गया है उसको। तो ये nr हो गया, इसका वैल्यू ऐसा। और यहां पे अगर सॉल्व कीजिएगा तो यहां पे इसके इक्विवेलेंट पार्ट 2 का सर्किट, तो यही बोला गया है पहले एक्सटर्नल का हिसाब कर लो। तो एक्सटर्नल में टोटल 10 रजिस्टर है पैरेलल में, तो ये कितना होना चाहिए? R/N के बराबर। और यहां पे देखिए तो ये वाला जो एक्सटर्नल है, यही बात बोला जा रहा है कि एक्सटर्नल सर्किट बैटरी के साथ हमेशा सीरीज में ही रहता है, R=R। उसके अलावा यहाँ पे EMF E, ये इन दोनों का कैपेसिटी है। तो पहला स्टेप था सिंप्लीफिकेशन का, यहाँ पे बाहर वाले सर्किट का कुल रेजिस्टेंस 10R NR के बराबर और इंटरनल सर्किट उसके साथ सीरीज में है। यहाँ पे बाहर वाले सर्किट का कुल हिसाब R/N के बराबर और इंटरनल सर्किट उसके साथ सीरीज में है कि इंटरनल सर्किट हमेशा एक्सटर्नल से सीरीज में ही रहेगा। चलिए इसी को आगे बढ़ा जाए, आगे लिखते हैं फिर सॉल्व किया जाएगा। इसको लिखा ही जाएगा, रिपीट ही किया जाएगा छोटा वाला सर्किट को। तो छोटा वाला सर्किट में यहाँ पे सीरीज में थे n नंबर ऑफ रजिस्टर, तो ये n ऐसे आया। और यहाँ पे देखिए तो ये E ऐसे है, यहाँ पे एक रजिस्टर R= किसके बराबर? R के बराबर, ये ऐसे है। यहाँ का करंट I1, इसका वैल्यू होना चाहिए कुछ। फिर यहाँ पे देखिए उस सर्किट को भी ड्रॉ कर दीजिए। तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस जो आया था, अगर n नंबर्स पैरेलल में हो तो R/N होता है, बैटरी दोनों के लिए कॉमन है। तो यहाँ पे बैटरी E R= किसके बराबर? R= अगर देखिएगा तो R= किसके बराबर आ गया? क्या हो गया? हैंग कर गया क्या? हम्म कहाँ गया? अपना टेक्निकल एडवाइजर भी नहीं है आज। चलिए R= किसके बराबर आया? R के बराबर, पहले तो लिखे ही हैं। I1 का वैल्यू किसके बराबर आया? तो I1 का वैल्यू देखिएगा तो यहाँ पे E/, पहला सर्किट में बाहर का रेजिस्टेंस NR, उसके साथ अपना ये वाला है तो R इसके बराबर। तो I1 का वैल्यू I के बराबर है, E/R को कॉमन कर सकते हैं, N+1 इंटू किसके बराबर? R के बराबर, ऐसा आया। दूसरे वाले सर्किट में I2 देखिएगा
तो E डिवाइडेड बाई यहाँ का कुल रेजिस्टेंस R बाई एन इसके बराबर आया है, तो ये R बाई एन प्लस R इसके बराबर। यहां से सॉल्व कीजिएगा तो ये 10I के बराबर है, और यहां से अगर इसको सॉल्व करोगे तो 10I ये इधर है, तो E डिवाइडेड बाई देखिए क्या होगा, ये n नीचे में कॉमन ले लोगे तो n मतलब चलिए जैसे ही लिखा जा रहा है, ये n इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो एन आर प्लस ये वाला r बगल में डिवाइडेड बाई n ऐसा होना चाहिए। तो यहां से देखिए 10I का वैल्यू जो होना चाहिए वो NE बाई n प्लस 1 इंटू आर इसके बराबर ऐसा आना चाहिए। अब आमने सामने रेशियो लो, जो भी करना है वो कीजिए। वैसे तो दिख ही रहा है कि ये सबको मिला के ये ई वाला बचा हुआ है। 1/2 अगर ऐसा करते हैं या 2/1 तो 2 को डिवाइड कीजिए किससे, 1 से डिवाइड कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में 10I, तो यहाँ पे नीचे में I। 10I के सामने में क्या क्या बच रहा है, तो n इंटू ई डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 इंटू आर। यहाँ पे e डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 इंटू आर। ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये टर्म कट गए, सभी टर्म्स कट गए। n का वैल्यू किसके बराबर आ गया, तो n का वैल्यू 10 के बराबर आ गया। तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक्सटर्नल सर्किट का पहले हिसाब किताब कर लेना है, कि एक्सटर्नल सर्किट का जो हिसाब है उसके साथ यही माना जाता है कि सिंप्लीफिकेशन ये होता है कि एक्सटर्नल सर्किट का जो भी हिसाब हुआ वो क्या होगा, अपना इंटरनल सर्किट के साथ हमेशा सीरीज में होगा। कि ये जो भी एक्सटर्नल का हिसाब है 10 था या n था, सीरीज में था, उसका अपना हिसाब करके बोले इसके साथ तो ऑलवेज पैरेलल में। यहां भी पैरेलल में था सॉरी, तो उसका क्या होगा, इसके साथ हमेशा सीरीज में। कि इंटरनल एक्सटर्नल का रिश्ता क्या है, दोनों का सीरीज सर्किट का रिश्ता होता है, ऐसा इस तरीके से। तो ये बेसिक बातें था बैटरी के बारे में, कि बैटरी का एक अपना कैपेसिटी है, वो क्या है ईएमएफ, उसके इलेक्ट्रोलाइट केसिंग, इन सब चीजों के वजह से उसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस आता है, जिसकी वजह से इसका जो देने का कैपेसिटी है पोटेंशियल डिफरेंस वो घट जाएगा। कि अगर बैटरी ने आई करंट दिया है तो वो मात्र ई माइनस क्या आई आर नाम का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर पाएगा। तो ये था बैटरी, अभी एक बैटरी था। और अभी तक आपने जितना भी सर्किट देखा है उसमें कितना रहा है, तो उसमें एक ही बैटरी रहा है। अब जाके जो हम लोग देखने वाले हैं, तो अब हेडिंग डालिए क्या, अब हेडिंग डालिए कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कि अब क्या किया जा रहा है, बैटरी बनाया जा रहा है। सच में कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी नहीं बोलना चाहिए, सेल आप जानते हैं बेसिक जो होता है उसी को सेल बोलते हैं। तो सेल बेसिक अरेंजमेंट है। तो जैसे वहां पे आप देखते थे कि कंबाइन किया जा सकता था रजिस्टर्स को सीरीज में, वैसे ही एक सेल से कुछ होने वाला नहीं है। मान लीजिए आप अपने घरों में जो सिंपल टॉर्च देखते हैं उसमें भी 3 सेल का टॉर्च, 2 सेल का टॉर्च, कि 2 सेल 3 सेल जो रेडियो होता था पुराने समय में, वो सब क्या करते थे, सेल का कॉम्बिनेशन ही रहता था। तो पहला कॉम्बिनेशन हमेशा की तरह जो सेल में भी होगा उसको बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ क्या। तो कुछ भी नया नहीं है, आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है। जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन था वैसा ही सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। कि यहाँ पे मान लो ये आपका एक नंबर है, ये आपका पहला सेल है, तो इसका ईएमएफ E1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 ऐसे होगा। सिमिलरली ये दूसरा वाला सेल है, तो इसका ईएमएफ E2 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 कुछ ऐसा होगा। सिमिलरली ये तीसरा सेल है, तो इसका ईएमएफ E3 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R3 कुछ ऐसे होगा। ऐसे n नंबर ऑफ सेल्स हो सकते हैं, तो उनका भी जनरलाइज लिख देंगे। तो यहाँ पे पहला बात क्या बोला जाएगा कि इन सब को हटा के जो आप एक सिंगल इक्विवेलेंट, जैसे रेजिस्टेंस में कहना था कि अगर ये सब मिल के आई अमाउंट ऑफ करंट दे पा रहे हैं तो इतना रखने की जरूरत नहीं है हमको ओवरऑल एनालिसिस करने के लिए कि इन सब को हटा के एक बैटरी या इन सब का इक्विवेलेंट जो ये लोग मिल के कर पा रहे हैं उतना ही ईएमएफ
देने वाला सिंगल बैटरी, या वो ये लोग मिल के कितना ईएमएफ दे पा रहे हैं, उसका वैल्यू किसके बराबर, तो बहुत ही आसान है, E1 प्लस E2 प्लस E3, जितना भी नंबर्स हो उसको क्या कीजिएगा, जितना भी नंबर्स हो उसको जोड़ते चले जाना है, तो आपको क्या होगा, मिल जाएगा आपको इक्विवेलेंट ईएमएफ। सिमिलरली अगर आर इक्विवेलेंट चाहिए सीरीज में, अगर सभी के सभी सेल्स कनेक्टेड हैं, तो सीरीज में अगर सभी के सभी सेल्स कनेक्टेड हैं तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू जो होना चाहिए उसका वैल्यू R1 प्लस R2, सीरीज में तो है, सीरीज वाला फॉर्मूला इस तरीके से लगता चला जाएगा, यहाँ पे ऐसा बात होगा। अगर देखिए यहाँ पे अगर n सेल्स हो, यहाँ पे स्पेशल केस में अब मिलेगा आपको 5 सेल 10 सेल ऐसा, तो इफ n नंबर ऑफ सेल्स, कि अगर n नंबर ऑफ सेल्स ऑफ EMFE एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R, की n नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो सिंपल बात है E इक्विवेलेंट के लिए आप देख ही रहे हो E1 प्लस E2 प्लस E3, तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस जो भी आगे बढ़ता चला जाएगा और सभी के सभी का ईएमएफ तो n के बराबर है, तो क्या ही लिखना E इक्विवेलेंट। तो वो फॉर्मूला भी देखिए जो सीरीज में रजिस्टर का होता था n टाइम्स R, यहाँ भी हो रहा है, और R इक्विवेलेंट वो भी तो R1 प्लस R2 को जोड़िएगा तो वो कितने के बराबर आ रहा है, तो उसका वैल्यू अगर देखिएगा तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू भी n टाइम्स R इसके बराबर आएगा। तो अगर n नंबर ऑफ सेल्स हो तो Ne और Nr यहाँ पे ऐसा आएगा। तो फॉर्मूला यहाँ याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात जिसको समझना है, जो आपको ऑप्शन पिक करने में या जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा तो इसको हटाया जाए, तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, वो है एक चीज होता है क्या कि सेल में क्या वैरायटी हो सकता है, तो एक होता है सेम पोलैरिटी। सेम पोलैरिटी जब तक बोला ना हो, दो बैटरी कनेक्टेड है तो सेम पोलैरिटी में होगा। सेम पोलैरिटी कहने का मतलब ये है कि ये दोनों बैटरी जो है, ये तीनों के तीनों बैटरी भाई भाई है, कि सभी का पोलैरिटी एक समान है, E1 E2 E3। यहां पे देखिए कि यहां पे सभी जुड़ जाएंगे, सीधा जो आपका फॉर्मूला था वो फॉर्मूला ऐसे ही वैलिड होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 की सब एक ही ऑर्डर में है, पॉजिटिव निगेटिव सबका जो पोलैरिटी है वो सेम है, पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव, पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव, पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव। लेकिन इसी में अगर आप सेल को देखें और एक दूसरे से ये अपोजिट पोलैरिटी में हो, तो जिसका पोलैरिटी अपोजिट होगा उसको माइनस करना पड़ेगा। जैसे कि समझिए यहाँ पे कि अगर ये E1 ऐसे है और गलती से जो बीच वाला सेल है ये अगर ऐसे हो गया, तो इसका मतलब अगर मान लो ये 10 वोल्ट का है, तो इसका मतलब अगर 10 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, तो इसका मतलब -5 वोल्ट होता है। नहीं तो अंतर क्या रह गया, दोनों तो फिर सीधा ही हो गए। इसका पोलैरिटी फिर तीसरे वाले का पोलैरिटी देखिए, तो तीसरे वाले का पोलैरिटी E3 ऐसा हो गया। तो यहां पे कोई पूछेगा कि भाई इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होना चाहिए, तो यहाँ के इक्विवेलेंट ईएमएफ को आप लिखेंगे कि कौन कौन दो लोग अपने एक टीम के पार्टी हैं, तो E1 और E3 का पोलैरिटी सेम है, तो अगर उनको आप पॉजिटिव मान रहे हैं तो E2 एक विरोधी ग्रुप का सदस्य है, E2 को आपको निगेटिव मानना पड़ेगा। कि रजिस्टर में ये बात कही नहीं था कि रजिस्टर में आपका सभी रजिस्टर्स को पोलैरिटी से मतलब ही नहीं होता है, सेल को तो मतलब होता है। रजिस्टर में ऐसा कोई पॉजिटिव निगेटिव जिस दिन रजिस्टर बना है उस दिन तय नहीं होता है, सर्किट में कनेक्ट होने के बाद तय होता है कि जिस साइड में रजिस्टर का पॉजिटिव होगा बैटरी का वो पॉजिटिव टर्मिनल हुआ, और जिस साइड में निगेटिव। रजिस्टर के साथ ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन बैटरी तो जिस दिन बना, आप जाके देखिएगा छोटा वाला जो बैटरी होता है प्लस माइनस देखा ही होगा ऑलरेडी, प्लस माइनस उस पर लिखा होता है पहले से। जो ऊपर में बूंदी टाइप का बना होता है वो क्या होता है जी, प्लस होता है कि माइनस होता है? जहां पे बूंदी होता है
प्लस होता है ऊपर में, नीचे में माइनस होता है। तो इस तरीके से आप ऑलरेडी देखिएगा, जाके देखना बैटरी पे पहले से बना होता है। तो इसीलिए अगर आप अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्ट करेंगे तो बाद में देखेंगे भी, टॉर्च का कभी देखे हो, घर में बच्चा लोग ज्यादा परेशान करता है तो क्या किया जाता है, टॉर्च के बैटरी को उलट दिया जाता है। अब टॉर्च का जरूरत नहीं है, जमाना बहुत मॉडर्न हो गया है, मतलब मोबाइल में ही टॉर्च होता है इसीलिए, नहीं तो पहले घरों में एक आम हिस्सा होता था टॉर्च का होना, मतलब बेसिक नेसेसिटी आइटम में टॉर्च का गिनती होता था। लेकिन अब जरूरत नहीं है टॉर्च की, क्योंकि मोबाइल में भी टॉर्च है, बिजली भी बहुत कम कटता है, इन्वर्टर वगैरह भी सब जगह लगभग अब आ चुका है, इसीलिए। नहीं तो पहले के ज़माने में टॉर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलिए, ये हो गया आपका क्या कि पोलैरिटी को समझने का। आर को कोई मतलब नहीं है, मान लो अगर यहाँ पे आर रहे भी तो आर को कोई मतलब नहीं है, रजिस्टर का थोड़ी पोलैरिटी होता है। कोई आर इक्विवेलेंट पूछेगा तो तीनों कैसे कनेक्टेड हैं, चाहे इस केस में चाहे तीनों ऐसे कनेक्टेड हैं इस केस में, आर को मतलब नहीं है। रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा अपना ऑर्डर जो है वो उसको जुड़ना ही है, जुड़ता ही रहेगा। बस इस केस में आपको ये चेक करना है कि ये यहाँ पे कैसे आपका पोलैरिटी आ रहा है, इसके बारे में। तो इन दो पॉइंट को विशेष करके ध्यान रखिएगा कि फॉर्मूला तो लोगों को याद रहता है, बाद में ये चीज भूल जाते हैं कि कौन से सेल भाई भाई हैं और कौन कौन विरोधी। चलिए अगला कॉम्बिनेशन देखा जाए, हटाया जाए इसको। चलिए अगला कॉम्बिनेशन में क्या बोला जा रहा है, अगला कॉम्बिनेशन में बोला जा रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर आया तो दो से ज्यादा नहीं आएगा, मतलब दो से ज्यादा बैटरी नहीं रहेगा, लेकिन हम तीन के लिए लिख रहे हैं, आप उसको जनरलाइज कर सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में क्या होता है, देखिए जैसा पहले पैरेलल का मतलब था कि एक साइड में, और पोलैरिटी का भी जैसे पहले मतलब था वो वैलिड रहेगा, बाद में एक अपोजिट पोलैरिटी वाला लिख भी देंगे। अगर एक साइड में देखो ये अपना बैटरी नंबर 1 है कि ये हो गया E1, इसका रेजिस्टेंस R1, ये आपका बैटरी नंबर 1 ऐसा। दूसरा वाला सिमिलरली ये बैटरी क्या हो गया, तो ये बैटरी R2, इसका EMF E2। तीसरे वाले को देखिएगा तो ये आपका बैटरी कैसा, तो ये बैटरी आपका E3 और इसका जो रेजिस्टेंस है R3, ये तीनों बैटरी ऐसे कनेक्टेड है। हम लोग यही बोलते हैं इतना सारा बैटरी मिल के क्या कर रहा है, वही इक्विवेलेंट है, या जितना ये लोग करंट दे पा रहा होगा, मान लो यहां से कोई एक्सटर्नल लगाएंगे आप ऐसे, तो ये तीनों मिल के जो दे पा रहा होगा, तीनों मिल के जो देगा उसके बराबर जो होना चाहिए, वो किसके बराबर होना चाहिए, तो सबसे पहले ये सब मिल के जो इक्विवेलेंट EMF देगा। फॉर्मूला उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक दो बार लिखेंगे याद हो जाएगा। देखिए पहला टर्म होना चाहिए E1 बाई R1, दूसरा टर्म होना चाहिए E2 बाई R2, तीसरा टर्म होना चाहिए E3 बाई R3, ऐसा ये आपका ऊपर में हो गया। नीचे के टर्म्स को देखिएगा तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 ऐसा होना चाहिए। ई इक्विवेलेंट का एकमात्र फॉर्मूला है जो चारों में याद रखना है। कॉम्बिनेशन कैसा है, तो कॉम्बिनेशन पैरेलल है। आर इक्विवेलेंट का जो पुराना नियम था 1 बाय R1 है, तो सभी के सभी पैरेलल में ना, तो पैरेलल का तो अपना नियम है ही। तो आर इक्विवेलेंट में देखिए आज भी वही नियम चल रहा है, जो तो पूरे में वहां पे ई इक्विवेलेंट में E1 E2 E3 जोड़ दीजिए सीरीज में, आर इक्विवेलेंट में R1 R2 R3 जोड़ दीजिए सीरीज में। यहाँ पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट में रेसिप्रोकल जोड़ दीजिए, और ई इक्विवेलेंट खाली ये थोड़ा सा जो है बाकी फॉर्मूला के तुलना में इसको आपको याद करना पड़ सकता है, तो यही तो एकमात्र याद करने की चीज बचा है। अगर यहां से देखिए अभी सेम पोलैरिटी का ही लेते हैं कि इफ n नंबर ऑफ सेल्स हो, तो n नंबर ऑफ सेल्स जिनका EMF E हो और इंटरनल रेजिस्टेंस R हो, अगर ऐसा होता है तो E इक्विवेलेंट कितना आ रहा है जी, निकाल के देखिए E इक्विवेलेंट का वैल्यू। तो देखो पहला के लिए E बाई आर, दूसरा के लिए E बाई आर, तीसरा के लिए E बाई आर। जितना नंबर ऑफ सेल्स होगा उतना बार ऊपर में क्या होना चाहिए, E बाई आर। नीचे में पहला के लिए 1 बाई आर, दूसरा के लिए 1 बाई आर, तीसरा के लिए 1 बाई आर। जितना नंबर ऑफ सेल्स होगा उतना बार 1 बाई आर। ऊपर में देखिए तो n टाइम्स जोड़े हैं तो ऊपर में NE बाई आर, नीचे में n टाइम्स जोड़े हैं तो n बाई आर। तो ये पता चला कि n नंबर ऑफ सेल्स को
पैरेलल में लगाना एक बेवकूफ़ी है। कभी भी सेल्स बैटरी का, आपका रेडियो हो, टेलीविजन हो, चाहे फिर अभी टेलीविजन नहीं चलता है बैटरी से, पहले के ज़माने में टेलीविजन भी बहुत चलता था बैटरी से। तो ई इक्विवेलेंट का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? तो ई इक्विवेलेंट का वैल्यू जो होना चाहिए वो आपका स्मॉल ई के बराबर होना चाहिए। तो बेवकूफ़ी नहीं है, एन नंबर ऑफ सेल्स को यूज करके फिर से उतना ही बनाना था, तो एक ही बैटरी नहीं यूज कर लेते जो इतना सारा बैटरी को यूज किया गया है। तो ई इक्विवेलेंट ई के बराबर आया। और अगर आर इक्विवेलेंट देखेंगे तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू वो तो हमेशा से आर बाई एन होना चाहिए है, तो पैरेलल में पैरेलल का ही तो फॉर्मूला चल रहा है, तो यहाँ पे आर बाई एन ऐसा होगा। यहाँ पे एक बार खाली लिख लीजिए वो वाला बात, सेम पोलैरिटी और अपोजिट पोलैरिटी। बोलिए। बिल्कुल जी, सही बात बोल रहे हैं ये बात। यहाँ पे जो होना चाहिए पैरेलल में जो नियम होता है उस नियम के हिसाब से 1/r इक्विवेलेंट, ये वाला बात होगी, जोड़ के ऐसा होना चाहिए। तो पहले के समय में बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट था। हम लोगों को जो बचपन हम लोगों का याद है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, और तब भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार गया था। 2003 में वर्ल्ड कप हुआ था। हाँ, उस समय जैसे इस बार कोहली खेल रहा था, सब मैच में मार रहा था, वैसे ही उस समय सचिन तेंदुलकर वैसा ही फॉर्म में था। और फाइनल के दिन इंडिया उस दिन, लेकिन उस समय का ऑस्ट्रेलिया बहुत मजबूत था, अभी का ऑस्ट्रेलिया उसके सामने कुछ नहीं है। जो हम लोग का चाइल्डहुड में जो ऑस्ट्रेलिया होता था वो बहुत ही पावरफुल टीम था, वो कभी हारता ही नहीं था मैच। लेकिन इस बार इंडिया जो कमजोर ऑस्ट्रेलिया उससे भी हार गया। हम लोग को ये था कि हम लोग का बचपन का बदलाव पूरा हो जाएगा, लेकिन वो अभी भी अधूरा है, तो ये ऐसा हुआ है। चलिए अगला बात देखा जाए तो उस समय ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, तो उसको लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के लिए वो जो 6 वोल्ट का इतना बड़ा बैटरी होता था उसको चार्ज करा के लोग बैकअप में रखते थे कि लाइन बहुत मुश्किल से रहता था। वैसे भी बिहार में का एरिया था, बिहार में उस जमाने में और भी अलग तरह की समस्याएं थी, तो वहां पे लाइन तो रहता नहीं था उतना, तो वही बैटरी को चार्ज करके लोग रखते थे। कभी थोड़ा बहुत सीरियल वगैरह, रामायण वगैरह उस समय जो आता था, तो बैटरी का ही वो जमाना था प्योरली। चलिए अब आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पे भी सेम पोलैरिटी और अपोजिट पोलैरिटी वाला जो बात है वो यहाँ पे भी एज इट इज वैलिड है कि दोनों बैटरी, अगर मान लीजिए ये और ये इस तरीके का बैटरी है, तो दोनों बैटरी को अगर इस तरीके से कनेक्टेड किए जाए तो इन दोनों बैटरी को माना जाएगा कि ये दोनों बैटरी क्या है, तो ये दोनों बैटरी सेम पोलैरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस। कि मान लो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस देखिएगा, तो इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका निगेटिव, इसका निगेटिव। तो यहाँ पे कोई पूछेगा कि भाई ई इक्विवेलेंट जैसे बनाते हैं वैसे ही बना दीजिए, नहीं तो वैसे उससे डिजाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात देखिए, यहाँ पे कोई अगर मान लो पूछे E1 R1 और E2 R2, तो यहाँ पे कोई पूछेगा तो यहाँ के ई इक्विवेलेंट में इनका अगर पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ इशारा कर रहा हो तो E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, 1/R1 प्लस 1/R2। ऐसा सेम पोलैरिटी है। आर इक्विवेलेंट के बारे में पहले भी बोला गया है, उसको फर्क पड़ेगा भी नहीं पोलैरिटी बदलने से, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऐसा लिख दीजिए। कभी आपको अपोजिट पोलैरिटी में मिल सकता है, तो अपोजिट पोलैरिटी का मतलब क्या हुआ, अपोजिट पोलैरिटी का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखिए ऐसा हो सकता है कि ये आपका जो पहला वाला है वो इसका मान लो कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और दूसरा वाले का इधर अगर निगेटिव टर्मिनल पॉइंट कर रहा हो, तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे आप बोलेंगे E1 E2, और अगर मान लो ऐसा है R1 और ऐसा है R2, तो यहाँ पे कोई पूछेगा कि भाई इक्विवेलेंट बताइए, तो यहाँ का इक्विवेलेंट जो हो जाएगा, तो यहाँ पे पोलैरिटी सिंस अपोजिट है कि इनका पॉजिटिव और इनका निगेटिव एक साइड है, तो यहाँ पे अब कौन, देखो ये तो अपना खुद का ही लॉजिक बोल देगा कि अगर जो इन अब घट रहा है, मान लो मैंने अपने सेक ऑफ कंप्लीशन के लिए ऐसा लिख दिया है E1/R1, तो मैं ये मान रहा हूं कि E1 विजेता बनेगा। E1 ताकतवर है, 10 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, और E2 कमजोर है। लेकिन जिस दिन अगर E2 ताकतवर रहा तो E2 का पोलैरिटी चलेगा। मान लो अपोजिट पोलैरिटी में किसका पोलैरिटी चलेगा, जो मजबूत होगा उसका पोलैरिटी चलेगा। जैसे अभी जो मैंने लिखा है, मैंने तो ये मानते हुए लिखा है कि E1 ही बड़ा है। अगर मान लो गलती से E2 बड़ा हो जाए तो E2 को पहले लिख देना, जो विजेता बनेगा उसी का पोलैरिटी तो कायम रहेगा। तो 1/R1
नीचे वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आर इक्विवेलेंट अब भी 1/R1 + 1/R2 ऐसा होगा। तो ये आपका सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी है। सीरीज बहुत ही आसान है, पैरेलल भी आसान ही है, बस इसका ई इक्विवेलेंट के फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर बोला जाए तो मेन पॉइंट पोलैरिटी को मत भूलना। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो सबसे ज्यादा बार नीट में आ चुका है। उसको सॉल्व करने का तरीका हो गया था कॉपी सभी लोगों का। तो उसको सॉल्व करने का दो तरीका हो सकता है। पहले ही बोला गया है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं जो किरचॉफ्स लॉ से भी हो सकता था। अभी किरचॉफ्स लॉ ही कल शुरू होगा, तो कल देखेंगे ही कॉम्बिनेशन खत्म करके। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द करंट दैट विल फ्लो in the circuit shown in the figure। देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है, सबसे पहला बैटरी जो है, सबसे पहला बैटरी है 5 वोल्ट का, उसके बगल में एक रजिस्टर है 2 ओम का। फिर उसके बाद बोला जा रहा है जो दूसरा वाला बैटरी है, उस बैटरी के बारे में बोला जा रहा है कि ये 2 वोल्ट का है और उसके बगल में जो रजिस्टर है वो 1 ओम का है। और तीसरा वाला बैटरी जो बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है किसके बराबर है, फिर यहाँ पे एक और रजिस्टर है, उसके बारे में बोला जा रहा है कि ये 7 ओम का है। और ऐसे ही नहीं, यहाँ पे एक बात और बोला है कि ए ई और बी। तो यहां पे पहला बात जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि करंट फ्लो करना चाहिए 0.7 वोल्ट फ्रॉम ए टू बी वाया ई, कि ए से बी जाना चाहिए। करंट तो ए से बी जाएगा ही, अब इधर से जा रहा है इधर से जा रहा है वो मायने रखता है, तब डायरेक्शन पता चलेगा। दूसरा बोला जा रहा है कि 0.7 वोल्ट फ्रॉम बी टू ए वाया ई। उसका अगला बोला जा रहा है क्या, उसका अगला बोला जा रहा है 0.3 वोल्ट फ्रॉम ए टू बी वाया ई, या सबसे लास्ट बोला जा रहा है 0.3 वोल्ट फ्रॉम बी टू ए वाया ई। बताइए कौन सा सही होगा। अच्छा, करंट बोला है तो सबसे पहला बात तो किसी ने सुझाव दिया कि एम्पियर होना चाहिए, वो तो सही बात ही है। उसके अलावा बोलिए। ऑप्शन डी B2A वाया ई इज करेक्ट, 0.3 एम्पियर। देखिए ऐसे में जब सर्किट रहे, जैसे ही मतलब अपना खुद का लॉजिक होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन पिछले 5 से 6 साल में कम से कम 4 से 5 बार पूछ चुका है कि 2 बैटरी रहेगा सर्किट में, 2 रजिस्टर होगा, उसके सामने एक और रजिस्टर होगा और बोलेगा करंट निकालो। हाँ, किरचॉफ्स लॉ से भी एक लाइन में आप लिख के निकाल सकते हैं, नो ऑफेंस, किरचॉफ्स लॉ भी है, उसका भी यूज कर सकते हैं। किरचॉफ्स लॉ से चाहे तो मन करे वैसे निकालिए, या फिर हम कैसे निकाल सकते हैं, या फिर हम निकाल सकते हैं इसका वैल्यू किसके द्वारा, या फिर हम लोग निकाल सकते हैं इसका वैल्यू अपने पैरेलल सीरीज के कॉन्सेप्ट से। देखो यहां पे अगर हमसे कोई पूछे कि भाई इसको हटा दो, इन पूरे सर्किट को हटा दो सिर्फ एक से, तो इस पूरे सर्किट को हटा सकते हो सिर्फ एक बैटरी से। ये 5 और ये 2 एक दूसरे के दोस्त नहीं है, ये लोग एक दूसरे के विरोधी टीम से है। क्यों विरोधी है, समझने का बात है। ये क्या बोल रहा है, करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है। तो ये बोल रहा है कि सर्किट में करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, ये बोल रहा है नहीं ऐसा होना चाहिए।
तो दोनों बोल रहा है, ये बोल रहा है ऐसा और ये बोल रहा है ऐसा, तो फिर पूछा जाएगा कि दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है, तो ये बोलेगा कि ये ज्यादा ताकतवर है, जो ज्यादा ताकतवर है उसी का चलने वाला है, इसीलिए तो इसका ईएमएफ ज्यादा है। तो E1 माइनस E2 इसका वैल्यू किसके बराबर हो गया, 3 वोल्ट के बराबर। तो जो सिंगल बैटरी आया वो कितने का आया, 3 वोल्ट का आया। अब देखो इस बैटरी का अगर अब इन दोनों को रिप्लेस करो, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में ही तो है, रेजिस्टेंस को पोलैरिटी से क्या मतलब है, ये किसके बराबर, 3 ओम के बराबर, ऐसा हो गया। ये वाला पॉइंट आपका ए है, ये वाला पॉइंट आपका बी है। एक्सटर्नल सर्किट को देखिए तो एक्सटर्नल सर्किट को तो बैटरी से क्या लेना देना, ये 7 ओम का बाहर में बैठा हुआ है। हमेशा बोला गया है इक्विवेलेंट निकालने के बाद भी जो इंटरनल सर्किट बचेगा वो इंटरनल सर्किट हमेशा एक्सटर्नल सर्किट के साथ सीरीज में रहेगा। यहां पे कोई अगर आई का वैल्यू बोले तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना के बराबर है, डिवाइडेड बाय बाहर का रेजिस्टेंस प्लस इक्विवेलेंट आर कितना के बराबर है। यहां से देखिए, इससे आगे इधर लिख दीजिए, तो यहां से देखिएगा तो आई का वैल्यू इक्विवेलेंट ईएमएफ 3 वोल्ट के बराबर, आर जो एक्सटर्नल सर्किट का है 7, जो अपना इक्विवेलेंट आर आया इंटरनल रेजिस्टेंस इंटरनल सर्किट का वो 3 के बराबर। आई का वैल्यू देखिए तो 3 डिवाइडेड बाय तो 0.3 एम्पियर। तो पहला बात तो आ गया कि करंट होना चाहिए 0.3 एम्पियर का। अब दिशा तो देख के ही लग रहा है 5 वोल्ट अगर विजेता बनेगा तो इस लाइन में जो करंट चलेगा कि 5 वोल्ट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है तो निकलेगा और निगेटिव टर्मिनल से इंटर करता है। तो कहां से कहां करंट जा रहा है, तो बी टू ए जा रहा है, किसके वाया ई। तो फ्रॉम बी टू ए वाया ई 0.3 एम्पियर। ये आपका क्या होना चाहिए, सच में वैल्यू होना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन किया जाए क्या आज के लिए, चलिए अब हाँ नो में हो गया तो कर ही देते हैं एक क्वेश्चन लास्ट। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन यहां से खत्म करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि इफ एन आइडेंटिकल सेल ऑफ EMFE and internal resistance are connected in series and then short circuited through a wire of negligible। वैसे भी वायर वगैरह का रेजिस्टेंस काउंट नहीं करते। काउंट ना करने का कारण यह है कि मान लो ट्यूबलाइट है, उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा है कि कनेक्ट करने वाले वायर का रेजिस्टेंस बहुत कम होगा कंपेरेटिवली, कि पता चला उसका रेजिस्टेंस 500 ओम है और कनेक्टिंग वायर का 2 ओम है, तो उसको क्या ही काउंट किया जाए, वायर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। देन द वेरिएशन ऑफ current I with the N is correctly given। ग्राफ दिया हुआ है, वेरिएशन ऑफ I with N is correctly given as, तो पहला बोल रहा है जो वेरिएशन होना चाहिए तो I कैसे कैसे बदलेगा जैसे जैसे n को घटाया या बढ़ाया जा रहा है। दूसरा बोला जा रहा है कि ऐसा पैराबोला होना चाहिए। तीसरा बोला जा रहा है ऐसा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। सबसे लास्ट थोड़ा छोटा ही बना दीजिए, ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होना चाहिए। बताइए कौन सा सही लग रहा है। देखिए ग्राफ को लेके मान लो हम लोग क्या करेंगे, अगर ऑप्शन सी इज करेक्ट, हम लोगों को अगर यहां पे करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले
अगर हम आई का एक्सप्रेशन ढूंढेंगे, जब भी ग्राफ को कंक्लूड करना होता है वेरिएशन कैसे होगा, तो आई का एक्सप्रेशन ढूंढेंगे। अगर आई एन के पावर 1 पे डिपेंड करे तो आप बोलेंगे कि भाई स्ट्रेट लाइन है, पहला वाला ऑप्शन सही है। अगर आई मान लो एन के पावर 2 पे डिपेंड करे तो आप बोलते हो कि भाई सबसे बड़ा पावर अगर 2 है तो पैराबोला जैसे वैसे होगा। अगर आई जो एन पे डिपेंड कर रहा है, एन अगर नीचे में पहुंच जाए, 1/n हो, 1/n स्क्वायर हो, तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। ये तीसरा वाला हो गया ऐसे। अब अगर आई एन पे डिपेंड ही नहीं करे तो आई अगर इंडिपेंडेंट हो, आई अगर इंडिपेंडेंट हो किसके, इंडिपेंडेंट ऑफ एन, तब ग्राफ कैसा होना चाहिए। तो जो चीज इंडिपेंडेंट होता है उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहां तक का कॉपी हुआ। चलिए अगला स्लाइड में समझते हैं कि क्या होना चाहिए। चलिए देखिए, अगर मान लो इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या हुआ कि y नाम के एक क्वांटिटी का वैल्यू 3 है, तो y इक्वल टू 3 का ग्राफ कैसा होगा कि y को x से मतलब ही नहीं है, जिंदगी भर y 3 के बराबर है। देखिए ये y इक्वल टू 3 का ग्राफ हो गया। अगर y नाम का कोई क्वांटिटी है, यहाँ पे y n i हो सकता है, i कैसे डिपेंड कर रहा है n पे, y इक्वल टू अगर 3x हो तो आप बोलेंगे जिंदगी भर स्ट्रेट लाइन जैसा वेरिएशन होगा। मान लो अगर y इक्वल टू 3x स्क्वायर होगा, सबसे बड़ा पावर अगर स्क्वायर हो जाए तो पैराबोला। ग्राफ शुरू कहां से होगा उसके बारे में भी समझाया गया था। x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, पता चल जाएगा ग्राफ शुरू कहां से होगा। अगर y इक्वल टू x नीचे चले जाएगा तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आप ऐसा बोलते हैं। चलिए अब अपने सर्किट पे आते हैं। अपना सर्किट में क्या बोला गया है, तो बोला गया है कि n नंबर्स ऑफ क्या किया गया है, n नंबर्स यूज किया गया है यहां पे बैटरी का या सेल्स का, उसको कनेक्ट कर दिया गया है। बाय डिफॉल्ट जब ना बोले तो यही माना जाएगा कि आदमी बेवकूफ नहीं है, सेम पोलैरिटी में ही कनेक्ट किया होगा, यही ना बात होगा। नहीं, अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्ट करने से नुकसान होगा कि हम लोग चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा ईएमएफ मिले, तो यहां तो कम मिल जाएगा। तो यहां पे देखिए ऐसा n नंबर्स ऑफ बैटरी क्या है, n नंबर ऑफ बैटरी को कनेक्ट किया गया है। तो कोई हमसे पूछेगा कि भाई E इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए, तो E प्लस E n टाइम्स रहेगा, तो n इंटू ई इसके बराबर। कोई पूछेगा R इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए, तो R प्लस R एन आर इसके बराबर। सिंपल सा सर्किट है। यहाँ पे बैटरी ही खुद कितना का, Ne का है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस Nr का है, वायर का रेजिस्टेंस बोला ही है नेग्लेजिबल है। इस सर्किट से निकलने वाले अगर I को देखिएगा तो I इक्वल टू सर्किट में कुल कितना इक्विवेलेंट ईएमएफ जमा हुआ है, कितना R इक्विवेलेंट है। ईएमएफ का वैल्यू देखिए Ne के बराबर, R इक्विवेलेंट का वैल्यू देखिए Nr के बराबर, N से N कट गया, तो ये तो E बाई आर आ गया कि I इक्वल टू सम कांस्टेंट है कि यहाँ पे N पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। 10 बैटरी लगाओ तो भी करंट इतना ही विड्रॉ होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे NN कैंसल कर दे रहा है। अगर लॉजिक की बात की जाए 50 बैटरी विड्रॉ लगाओ तब भी E बाई आर ही मिलेगा। तो इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या हो गया कि I का वैल्यू जो है वो बैटरी एक लगा है, एक लगाएंगे तो E बाई आर हो जाएगा, 2 लगाएंगे 2E बाई 2R हो जाएगा। तो बैटरी की संख्या कुछ भी लगाओ, जिंदगी भर करंट जो होगा वो एक ही वैल्यू लेगा, I इक्वल टू E बाई आर। इसीलिए आपका ऑप्शन सी का जो ग्राफ था वो वाला ग्राफ सही होना चाहिए। थोड़ा देर कॉम्बिनेशन का कुछ और मतलब थ्योरी सारा बात हो चुका है, और 3-4 प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद आपका किरचॉफ्स लॉ कल से शुरू हो जाएगा। चलिए आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं।